हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपने मार्च वाली सीरीज नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मिल जाएगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी आफ्टर पब्लिशिंग दिस वीडियो। एंड टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वॉन द 40th एडिशन ऑफ फॉर्मूला वन जापानीज ग्रैंड प्रिक्स विच इज हेल्ड इन दी सुजुका जापान एंड बिकेम द यंगेस्ट ड्राइवर एवर टू लीड द F1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो रिसेंटली आपके इटली के एंड्रिया किमी एंटोनेली हैं जो जिन्होंने बेसिकली इसको जीता था। फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स जो आपका है जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता था एंड ये ऐसा करने वाले यंगेस्ट ड्राइवर बने थे। ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और सेकेंड नंबर पे ऑस्कर पियास्ट्री थे एंड थर्ड नंबर पे चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है। इसके अलावा टॉप 3 F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप की अगर हम बात करें 2026 की, तो इसमें नाम आता है एंड्रिया किमी एंटोरिया का, फॉलोड बाय जॉर्ज रसल एंड चार्ल्स लेक्लर्क। ठीक है, फ्रॉम दी फेरारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका न्यूज है, द IRDAI हैज रिलीज एन एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ अ IRDAI एक्चुअल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन ऑफ इंश्योरर। बेसिकली अमेंडमेंट्स यहाँ पे जो आपके थे रेगुलेशन 2026 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं अलॉन्ग विद द डिटेल कंसल्टेशन पेपर प्रपोजिंग टू इम्प्लीमेंट द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि हम ऐसे चेंजेस करें। ठीक है। बेसिकली जो IRDAI है ये चाहता है इंश्योरेंस कंपनीज ऐसे चेंजेस करें। ठीक है। और कि हमारी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो बेसिकली जो स्टैंडर्ड्स आपके हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स उनको फॉलो करें, ताकि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो पाए। ठीक है। सो IRDAI वांट्स कि जो इंश्योरेंस कंपनी है ये स्टार्ट करें न्यू अकाउंटिंग रूल्स विच इज नोन एज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, ये उनको फॉलो करें। ठीक है। और ये इफेक्ट में आ रहा है, इफेक्ट में आया है 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है। ये अप्लाई होगा सारी कैटेगरीज में ऑफ इंश्योरर्स, इंक्लूडिंग लाइफ इंश्योरर्स, जनरल इंश्योरेंस इंश्योरर्स, हेल्थ इंश्योरर्स एंड री इंश्योरेंस, सब पे ये लागू होगा। तो IRDAI want insurance companies to switch to modern system that is Indian accounting standards, जिसको शॉर्ट में IND-AS लिखते हैं, that shows more accurate financial data। ठीक है, matches with the global standards and reflects current market condition। तो ये चीज जो है अच्छे और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे आ जाए, इस वजह से IRDAI चाहता है कि ये सारे रेगुलेशंस यहाँ पे फॉलो किए जाएं। ठीक है। अब यहाँ पे IRDAI ने क्या बोला है कि जरूरी नहीं, मतलब आपको बेसिकली इन्होंने यहाँ पे टाइम दिया है, जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको टाइम दिया है कि आप धीरे धीरे करके इसमें स्विच कीजिए। ठीक है। द ट्रांजिशन अप्रोच स्विचिंग टू दिस न्यू सिस्टम इज डिफिकल्ट, सो IRDAI इज अलाउइंग अ स्टेप बाय स्टेप चेंज। सो फाइनेंशियल ईयर 2027 में कंपनीज एडजस्ट करेंगी 10 ईयर ऑफ अ पास्ट डेटा, फाइनेंशियल ईयर 28 में 15 साल का, और फाइनेंशियल 29 में एडजस्ट करेंगे 20 ईयर्स का डेटा। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या बोला है, इंश्योरेंस कंपनीज एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क की बात करें तो यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनीज है इन इंडिया दे प्रिपेयर देयर अकाउंट बेस्ड ऑन द इंश्योरेंस एक्ट 1938 रूल्स विच इज मेड बाय IRDAI। अब ये चाहता है कि यहाँ पे दूसरे जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, इंडियन आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं उनको यहाँ पे फॉलो किया जाए। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज जो अनचेंज रहेगी वो है आपके पार्टिसिपेटिंग बिजनेस विच इज गवर्नड बाय सेक्शन 49 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट, जिसमें शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन आपका कैप किया गया है 10% पे। तो ये चीज आपकी सेम रहेगी। ठीक है। नाउ न्यू चेंजेस जो है, नाउ इंश्योरर विल शिफ्ट टू मॉडर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसमें आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 117 शामिल है एंड 109 शामिल है। ठीक है। अब 117 जो है ये इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए है। बेसिकली इट अप्लाइज टू एंटिटीज इशूइंग, होल्डिंग और मैनेजिंग इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। दूसरा आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का है 109 वाला, इट स्टैब्लिश प्रिंसिपल फॉर रिपोर्टिंग फाइनेंशियल असेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रेजेंट करना रेलिवेंट एंड यूजफुल इन्फॉर्मेशन फॉर assessing amounts, timing and uncertainty for future cash flows। ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज,
which INDAS standard are proposed for insurers under the consultation paper। तो दो अभी आपके हमने पढ़े, एक तो 117 वाला और 109 वाला, तो इन दोनों को यहाँ पे प्रपोज किया गया है। ठीक है, नाउ Indian accounting standards developed under the supervision of Accounting Standard Board of Institute of Chartered Accountant of India, ठीक है, of India, that is ICAI, and in consultation with the National Financial Reporting Authority। ओके, सो इनको इनके द्वारा डेवलप किया गया है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। रिसेंटली जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, इन्होंने सेलेस्ट मिशन जो है वो आपका लॉन्च किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है टेस्ट करना लियो बेस्ड पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग सिस्टम को टू एनहांस द रेसिलेंस, एक्यूरेसी एंड कवरेज ऑफ सैटेलाइट नेविगेशन सर्विसेज। और इसके लिए यहाँ पे इन्होंने दो सैटेलाइट जो है लॉन्च किए थे, इन ऑर्बिट डिमॉन्स्ट्रेटर 1 एंड IOD 2। ठीक है, दे वर लॉन्च फ्रॉम द रॉकेट लैब साइट फ्रॉम न्यूजीलैंड यूजिंग इलेक्ट्रॉन रॉकेट। ठीक है, जिसका वेट अगर हम बात करें तो फर्स्ट वाली का 20 kg था और सेकेंड वाली का 30 kg था। ठीक है, एंड ऑर्बिट लियो एट 500 to 560 किलोमीटर एल्टीट्यूड। ठीक है, इसको डेवलप किया गया है, इट इज बिल्ड बाय द GMV स्पेन एंड थेल्स एलिना स्पेस फ्रांस, एंड इट इज यहाँ पे आप इन्होंने बोला है, इन्होंने अडॉप्ट किया है न्यू स्पेस अप्रोच, फास्टर, फ्लेक्सिबल एंड सैटेलाइट डिप्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, अब दो फेज में ये अप्रोच आपका फॉलो किया जा रहा है। फर्स्ट फेज इज करंट ODI सैटेलाइट्स टू वैलिडेट कोर टेक्नोलॉजी, एंड सेकेंड फोकस करता है इन ऑर्बिट प्रिपेरेटरी फेज टू बिल्ड प्री ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, फुल डेमोन्स्ट्रेशन फ्लीट जो है, इसमें टोटल आपकी 11 सैटेलाइट होंगी, 2 ऑलरेडी लॉन्च की जा चुकी हैं। ठीक है, इसके बाद 8 यहाँ पे जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो लॉन्च यहाँ पे की जाएंगी इन दी 2027, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली 20th रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड जो है प्रेजेंट किए गए थे, और इस इवेंट में चीफ गेस्ट आपके थे वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन जी, और टोटल विनर यहाँ पे 25 थे और 18 कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा साइटेशन ट्रॉफी एंड 1 लाख का कैश अवार्ड यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है टू द विनर्स। ठीक है, विनर लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। हिंदी में अवधेश अकोड़िया जो है ये विनर रहे थे। रीजनल लैंग्वेज में मोहम्मद साबित एंड अखिल शिवानंद। एनवायरमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जयश्री नंदी एंड तन्नु जैन। अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल विजयपाल दूधी। रिपोर्टिंग ऑन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट दीप्तिमान तिवारी। देन ऐसे बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म में प्रवीण प्रमशिवम एंड मुनिफ विगतिल एंड आदित्य कालरा। ठीक है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में मृदुलका झा एंड फीचरिंग राइटिंग में विदिशा कुंतामाला जो है ये विनर रहे हैं। इसके अलावा बाकी यहाँ पे कैटेगरीज आप देख सकते हो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज हु वॉन द अवार्ड इन द हिंदी कैटेगरी अंडर द प्रिंट और डिजिटल सेक्शन ऑफ द 20th रामनाथ गोयनका एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड। तो अभी हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था अभी हिंदी कैटेगरी में, इसे जीता गया, इसमें विनर आपके रहे हैं अवधेश अकोड़िया। ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु वॉज नेम्ड पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 बाय द वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। तो वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन ने रिसेंटली अभी यहाँ पे अवार्ड्स जो हैं वो आपके दिए थे। ठीक है, प्लेयर्स को, एंड इसमें वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का टाइटल दिया है शीतल देवी को। ठीक है, शीतल देवी को ये अवार्ड मिला है, एंड शी बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल आर्मलेस आर्चर टू विन द गोल्ड इन वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2025 जो साउथ कोरिया में आपका हुआ था। ठीक है, बाकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे आर्चर ऑफ द ईयर ये दिया गया है अमेरिकन हैंडेगो फ्रॉम टर्की। पैरा आर्चर ऑफ द ईयर शीतल देवी। यंग आर्चर ऑफ द ईयर बैप्टिस्टे एडिस। कोच ऑफ द ईयर एलियास क्यूस्टा। जज ऑफ द ईयर लेस मैकेडो नून्स। Then best team of the year Korea Recoverment team. Then fair play moment of the year Florent Molot from France. And best event of the year it is your Gwangju 2025 Hyundai World Archery Championship जो साउथ कोरिया में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की। तो इसके प्रेसिडेंट है गर्ग एस्टर्न फ्रॉम USA। हेडक्वार्टर इसका लुसेन स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है और इसे 1931 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन।
नेक्स्ट आपका न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका नाम है आपका पेमेंट विजन 2028 और इसका टाइटल दिया गया है शेपिंग इंडिया पेमेंट फ्रंटियर। ठीक है, सो आरबीआई ने एक तरह से फ्यूचर प्लान यहाँ पे बनाया है ऑफ अ डिजिटल पेमेंट इन इंडिया टिल दी 2028। सो जो 2028 तक का ये प्लान है जिसका मेन एम है जो पेमेंट है आपकी वो सेफ हो, इजी टू यूज हो, फास्ट हो एंड हेल्पफुल हो बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये चीजें, ये इसका मेन एम है। टाइम पीरियड क्या है, 3 साल का है टिल दिसंबर 2028। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बात करते हैं तो इस डॉक्यूमेंट में 15 स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स आपके जो हैं इंक्लूड किए गए हैं जिसमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं जैसे स्विच ऑन और ऑफ। दैट मीन्स कि आपकी जो डिजिटल पेमेंट है आप उसको स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं, जैसे एटीएम को ब्लॉक और अनब्लॉक वाला चीज होता है वैसे ही यहाँ पे डिजिटल पेमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या बोला है, सेंडिंग मनी अब्रॉड विल बिकम फास्टर, चीपर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है, देन शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क, अगर फ्रॉड होता है आपके साथ इन दैट केस सेंडर एंड रिसीवर दोनों की ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, दोनों बैंकों की मतलब। नेक्स्ट यहाँ पे आपका पॉइंट है सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स, न्यू पेमेंट कंपनीज जो हैं ये इजीली जो है यहाँ पे अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर पाएंगी एंड ग्रो कर पाएंगी बिफोर स्ट्रिक्ट रूल्स अप्लाई। ठीक है, हेल्प फॉर स्मॉल बिजनेस, यहाँ पे जो स्मॉल बिजनेस हैं एमएसएमईज जो है उनको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड की जाएगी फास्टर पेमेंट थ्रू इम्प्रूव्ड सिस्टम जैसे ट्रेड्स हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम रहेगा डिटेक्ट करने के लिए फ्रॉड एंड साइबर रिस्क को अर्ली स्टेज पे। ठीक है, देन चेक इंप्रूवमेंट्स की बात करें तो आरबीआई ने यहाँ पे क्या बोला है, ये रिव्यू करेंगे चेक डिजाइन को एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने के लिए यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, टू इम्प्रूव द यूनिफॉर्मिटी एंड फ्रॉड प्रिवेंशन। ठीक है, और ये कैसे होगा, हम बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो अडॉप्ट करेंगे, सेफर चेक्स एंड पॉसिबल ई चेक्स। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है इजी बैंक स्विचिंग। सो यहाँ पे क्या बोला है, अगर आप बैंक स्विच करते हो इन दैट केस पेमेंट जो है इट विल शिफ्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, साथ में हम एआई का यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एआई विल हेल्प आंसर क्वेरीज एंड मैनेज द पेमेंट डेटा बेटर, राइट। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली यूनेस्को द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट एक्सेस एंड इक्विटी काउंटडाउन टू 2030। इस रिपोर्ट में बेसिकली एजुकेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। इसमें बताया गया है 6 में से 1 बच्चा, स्कूल एज चिल्ड्रन जो है 6 में से 1 बच्चा ऐसा है विच इज आउट ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन नहीं पा रहा है। ठीक है, इसके अलावा 3 में से 2 ऐसे हैं जो कंप्लीट कर पा रहे हैं सेकेंडरी स्कूलिंग एंड इन द ईयर 2024 273 मिलियन चिल्ड्रंस अडोलेसेंट एंड यूथ दे वर आउट ऑफ स्कूल ग्लोबली। और साथ में ये बोला गया है जो कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज हैं उसमें 13 मिलियन मोर पीपल यूथ या बच्चे ऐसे हैं जो आउट ऑफ स्कूल हो गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता है बहुत सारी यहाँ पे जो है डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से एजुकेशन बच्चों का छूट जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, ये रिपोर्ट है ये ट्रैक करती है प्रोग्रेस टुवर्ड्स दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन बाय 2030 जिसका गोल है। ठीक है, इसके अलावा बोला गया है वेस्ट एशिया जहाँ पे सबसे ज्यादा डिसरप्शन होते हैं, यहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे ऐसे हैं जिनको एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एनरोलमेंट की बात करें तो ग्लोबल एनरोलमेंट जो है ये आपका 1.4 मिलियन पहुंचा है इन द ईयर 2024। अगर इसे कंपेयर करें 2000 से तो 30% ये इंक्रीज हुआ है एंड इट इज 327 मिलियन। ठीक है, ग्रोथ की बात करें 45% ये ग्रोथ देखने को मिली है इन प्री प्राइमरी एंड 161% इन द पोस्ट सेकेंडरी, इट इज इक्विवेलेंट टू 25 चिल्ड्रन एंटरिंग स्कूल एवरी मिनट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कंप्लीशन रेट, मतलब बच्चे स्कूल जो है अपना कंप्लीट कर लेते हैं, स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं। प्राइमरी की अगर हम बात करें तो ये आपका 77% से 88% इंक्रीज हुआ है। देन लोअर सेकेंडरी में 78% पहुंच गया है और अपर सेकेंडरी में इट रीच 61%। स्टिल ओनली 2/3 कंप्लीट स्कूलिंग, प्रोजेक्शन शोज 95% कंप्लीशन may be achieved only by the 2105। ठीक है, देन लर्निंग की बात करें तो यहाँ पे लर्निंग जो है वो भले आपकी बड़ी है, स्टिल क्लास में ज्यादा बच्चे होने के कारण, ठीक है, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स के होने के कारण, इनसफिशिएंट मटेरियल्स के कारण ये चीज अभी भी लैक कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंसिंग की बात करें तो मैकेनिज्म फॉर डिसएडवांटेज पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, मतलब जो फंडिंग है वो आपकी जो है
मतलब सॉरी, यहाँ पे क्या बोला है, मैकेनिज्म जो है डिसएडवांटेज पॉपुलेशन का वो आपका बड़ा है, एट रीच 4-fold इन दी 25 ईयर्स। जैसे 76% ऑफ कंट्रीज रीलोकेट रिसोर्सेस, बट फंडिंग जो है वो इनएडिक्वेट है एंड पुअरली टारगेटेड जो आपके हैं, ओनली 8% रीच दोस मोस्ट इन नीड। सो जहाँ पे बेसिकली यूज होना चाहिए वहां पे यूज हो नहीं रहा है इसका, ठीक है। और फंडिंग जो है वो आपकी मतलब बच्चे की जो स्कूलिंग है, अगर आप देखो तो जितनी फंडिंग मिल रही है उससे ज़्यादा यहाँ पे इस फंडिंग की ज़रूरत है। और अगर जो फंडिंग लगाई भी जा रही है तो वो ढंग से पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। इंक्लूजन की बात करें तो कंट्रीज विद इंक्लूसिव एजुकेशन लॉ, ये भी पड़ी है, मतलब पहले 1% था, इट इंक्रीज टू 24%। सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ये भी इंक्रीज हुआ है 29%, ठीक है। नाउ कंट्री प्रोग्रेस की बात करें तो मेडागास्कर एंड टोगो, इट रिड्यूस द चाइल्ड आउट ऑफ स्कूल रेट्स बाय 80% प्लस। मोरक्को एंड वियतनाम की बात करें तो प्रोग्रेस अमंग द एडोलेसेंट। जॉर्जिया एंड टर्की गेन्स अमंग द यूथ। कोटे डिवोरा कट्स रेट बाय 50% अक्रॉस ऑल ग्रुप्स। इथोपिया प्राइमरी एनरोलमेंट आपकी बढ़ी है 18% से 84% हो गई है, विच इज गुड। चाइना की बात करें तो टर्चरी एक्सेस इंक्रीज हुआ है 7% से 60%, राइट। जेंडर गैप जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल में ये आपका इट इज लार्जली क्लोज्ड एंड नेपाल अचीव दी पैरिटी एंड प्रोग्रेस फॉर द गर्ल्स। एनालिसिस की बात करें तो रिपोर्ट इंक्लूड्स 35 कंट्री केस स्टडीज विच एम्फेसिस अर्जेंट नीड फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग क्वालिटी, इक्विटेबल सिस्टम एंड बेटर टारगेटेड फाइनेंसिंग, ठीक है। तो ये अर्जेंट नीड हमारी है। इसके अलावा यूनेस्को की बात करें, इसके करंट डीजी हैं खालिद अहमद अल एनाय अली एस। हेडक्वार्टर्स का पेरिस फ्रांस में लोकेटेड है और 1945 में से स्टैब्लिश किया गया था। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जेम रिपोर्ट 2026। First statement says 1 in 6 school age children worldwide are out of education, which is correct. Global enrollment reached 1.4 billion in 2024, marking 30% increase since 2000. This is also correct. Primary school competition rates improved from 77% to 88%, which is also correct. And 95% schooling completion is projected to be achieved by 2030. Now question is which of the following statement is correct? So यहाँ पे आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर करेक्ट, बट जो फोर्थ स्टेटमेंट है इट इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पे 95% स्कूलिंग कंप्लीशन की जो प्रोजेक्शन है वो अचीव की जाएगी 2105, ठीक है, या इस ईयर तक। तो आंसर इज 1, 2, 3 एंड 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी साइन इट्स फर्स्ट एवर कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू द गवर्नमेंट मार्केटप्लेस पोर्टल with JCB India Limited to procure 93 telescopic handler under the Buy India category. What was the total cost of this procurement? तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली अग्रीमेंट साइन किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 93 टेलीस्कोपिक हैंडलर का विद द JCB इंडिया, एंड इसका टोटल कॉस्ट आपका है ₹25.90 करोड़ का, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now next आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कोलैबोरेटेड विद व्हिच ऑर्गेनाइजेशन टू मार्क 20 ईयर ऑफ अर्थ आवर। सो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है आपकी जो है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के साथ, ठीक है, टू मार्क द 20 ईयर ऑफ अर्थ आवर। और अर्थ आवर का जो आपका थीम था, इट इज गिव एन आवर फॉर अ अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों ने मिलकर, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था अवेयरनेस एंड आउटरीच एक्टिविटीज इन ग्वालियर मध्य प्रदेश, ठीक है। ये इवेंट आपका ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन नेवी कंडक्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिस मैरीटाइम एक्सरसाइज टेबल टॉप एक्सरसाइज एट द मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर सदर्न नेवल कमांड कोची केरला। During this exercise, India assumed the chairmanship of Indian Ocean Naval Symposium for which cycle? So recently इस एक्सरसाइज में जो थर्ड एडिशन था इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिस मैरीटाइम एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज में इंडिया ने चेयरमैनशिप अज्यूम की है इंडियन ओशियन नेवल सिम्पोसिस की 2026 से 2028 तक की, ठीक है। और ये जो आपकी चेयरमैनशिप अज्यूम की गई है, इट इज ये आपके 16 साल बाद जो है ये अज्यूम की गई है यहाँ पे, ठीक है। 2010 में ये की गई थी, उसके बाद 2010 के बाद अब जाके 2026 से 28 के बीच में ये आपकी चेयरमैनशिप इंडिया की रहेगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, वर्ल्ड बुद्धिस्ट पीस कॉन्फ्रेंस 2026 आपकी रिसेंटली हुई थी हैदराबाद एंड बुद्धावनम
Telangana में, and it is organized by Telangana government's Telangana Tourism Development Corporation in association with Vietnam Buddhist Sangha. ठीक है, हाइलाइट्स की बात करें समिट की, तो यहाँ पे तेलंगाना पीस डिक्लेरेशन जो है ये आपका यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था. देन नेक्स्ट पॉइंट सेज कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है बुद्धा वनम स्प्रेड अक्रॉस 274 एकड़. इट विल बी डेवलप्ड एज अ ग्लोबल वर्ल्ड पीस सेंटर एंड दिस इनिशिएटिव मेक्स तेलंगाना अ हब फॉर अ स्पिरिचुअल टूरिज्म एंड पीस स्टडीज. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट सेज कि यहाँ पे द प्लान्स वर अनवील्ड फॉर डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर एंड ग्लोबल बुद्धिस्ट सेंटर टू एंगेज यंगर जनरेशन and to increase the international footfall. ठीक है, नेक्स्ट इज तेलंगाना टूरिज्म एंड कल्चरल मिनिस्टर जो आपके हैं जूपल्ली कृष्णा राव, इनको जो है यहाँ पे ऑनर किया गया है विद अ ग्रैंड प्राइज फॉर कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड पीस फॉर हिज एफर्ट इन प्रमोटिंग तेलंगाना एज अ हब फॉर बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड ग्लोबल पीस बिल्डिंग. राइट, नेक्स्ट आपकी न्यूज है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे एनुअल रिपोर्ट जो है आपकी जारी की गई है जनवरी से दिसंबर 2025 की, एंड इट इज रिलीज बाय दी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ द्वारा रिलीज की गई है. इसके अकॉर्डिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो आपका था पर्सन्स एज 15 एंड प्लस अबव बेसिकली ये 59.3% देखा गया है. इसमें मेल की बात करें 79.1% एंड 40% फॉर द फीमेल. वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करें ओवरऑल ये 57.4% देखने को मिला है. मेल में 76.6%, देन 38.8% फीमेल में, एंड रूरल की अगर हम बात करें तो मेल में 78.4% एंड फीमेल में 44.9%. ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 50% ही देखा गया है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो ओवरऑल 3.1% देखा गया है. रूरल में 2.4%, मेल में अगर बात करें 2.6% एंड फीमेल में 2.1. वहीं पे अर्बन की बात करें 4.8% देखा गया है, मेल में 4.2 एंड फीमेल में 6.4%. वहीं पे अर्बन आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इट इज डिक्लाइन फ्रॉम 2024 से ये आपका डिक्लाइन होकर 6.5% हुआ है, पहले 7 था. एंड यूथ की अगर बात करें इट डिक्लाइन फ्रॉम 10.3% टू 9.9%. ठीक है, 2025 में. एम्प्लॉयमेंट ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पे शेयर ऑफ रेगुलर वेज और सैलरीड वर्कर्स ये आपका जो है बढ़ा है 23.6% ये हुआ है 2025 में, एंड शेयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये घटा है 56.2% देखने को मिला है 2025 में. वहीं पे अगर सेक्टोरल चेंजेस की बात करें तो एग्रीकल्चर में ये आपका जो है 44.8% से ये आपका डिक्रीज होकर 43% देखने को मिला है. मैन्युफैक्चरिंग में 12.1% एंड अदर सर्विसेज में 13.1% देखने को मिला है. इसके अलावा ग्रोथ बात करें अगर नॉमिनल वेजेस की, एवरेज मंथली सैलरी जो है मेंस की 24,217 देखी गई है, विमेंस की 18,353 देखी गई है. वहीं पे एजुकेशन की बात करें तो एवरेज ईयर्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन 15+ ईयर्स, इट इज 10 ईयर्स, मेल के लिए 10.2 ईयर्स एंड फीमेल के लिए 9.9 ईयर्स. Now question is, as per the PLFS 2025 the labor force participation for persons aged 15 years and above stood at, तो ये आपका 59.3% देखा गया था. ठीक है, so answer is option number B. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द फेज 1 ऑफ अ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट जेवार उत्तर प्रदेश which was developed under the public private partnership model. What was the development cost of this project? So recently phase 1 जो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है पीएम मोदी द्वारा, और इसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट था इट इज ₹11,200 करोड़. ठीक है, नाउ इसको डेवलप किया गया है पीपीपी मॉडल में इन कोलैबोरेशन विद ज़ूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी. फर्स्ट फेज में सिंगल रनवे यहाँ पे बनाया गया है एंड पैसेंजर कैपेसिटी इसकी 12 मिलियन पर एनम की रहेगी. डोमेस्टिक एंड कार्गो ऑपरेशंस यहाँ पे एक्सपेक्टेड है मिड अप्रैल और मई 2026 स्टार्ट होंगे, और इंटरनेशनल फ्लाइट सितंबर 2026 से स्टार्ट हो जाएंगी. ठीक है, फ्यूचर एक्सपेंशन यहाँ पे फ्यूचर प्लान क्या है, फ्यूचर गोल क्या है, कैपेसिटी बढ़ानी है 70 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली की, और 6 रनवेज यहाँ पे प्लान किए गए हैं. ठीक है, ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा था एमआरओ फैसिलिटी का जवाहर एयरपोर्ट में. ठीक है, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटी का. करंटली 85% ऑफ इंडियन एयरक्राफ्ट्स आर सेंट अब्रॉड फॉर दीज सर्विसेज, एमआरओ सर्विसेज. ठीक है, देन फैसिलिटी एम्स टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन एविएशन मेंटेनेंस, जनरेट करेगा सिग्निफिकेंट रेवेन्यू एंड क्रिएट करेगा लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹31.80 लाख फॉर नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेटरी डायरेक्शन रिलेटेड टू डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025.
द RBI इम्पोज दिस पेनल्टी ऑन विच पेमेंट बैंक? सो कौन से पेमेंट बैंक पे 31.80 लाख की पेनल्टी इम्पोज की गई है? सो इट इज योर एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, किस पे लगाई गई है पेनल्टी? एयरटेल पेमेंट बैंक पे। नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अनचेंज रखे हैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए फॉर द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027 विच इज योर 1 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक। तो ये आपके अनचेंज रहेंगे। ठीक है, इसमें पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा 4% का। देन आपका 1 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट 6.97%, 2 ईयर के लिए 7.1%, 3 के लिए 5 के लिए 7.5%। ठीक है, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट के लिए 6.7% का ये रहेगा आपका इंटरेस्ट। किसान विकास पत्र के लिए 7.5%, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के लिए 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना के लिए 8.2%, विच इज आपका सबसे हाई है ये। ठीक है, देन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए 7.7, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए 8.2। ठीक है, देन पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम, ये भी आपका हाईएस्ट है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम 7.4 एंड 7.5% फॉर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज विच स्मॉल सेविंग स्कीम ऑफर्स हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027? तो हाईएस्ट कौन सी है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं है, सुकन्या समृद्धि है आपकी करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का भी आपका नहीं है, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम नहीं, किसान विकास पत्र नहीं। ठीक है, पहला आपका है इसमें सुकन्या समृद्धि योजना जो 8.2 प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा है सीनियर सिटीजन वाली। ठीक है, इसमें भी 8.2% आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एक्सटेंडेड द कमिशनिंग डेडलाइन फॉर एलिजिबल PM कुसुम प्रोजेक्ट्स टू डैश। सो हमारी मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने कमिशनिंग डेडलाइन जो है आपकी एक्सटेंड की है PM कुसुम प्रोजेक्ट्स के लिए, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनको लेटर ऑफ इंटेंट या पावर परचेज अग्रीमेंट आपका इशू हुआ है 31 दिसंबर 2025 को। ठीक है, ऑन और इशू बिफोर 31 दिसंबर 2025। तो ये एलिजिबल कंडीशन है इन प्रोजेक्ट्स की जिनके लिए डेडलाइन एक्सटेंड हुई है, और ये डेडलाइन आपकी 31 मार्च 2027 तक एक्सटेंड की गई है। ठीक है, सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक्सटेंड किया है कमिशनिंग डेडलाइन सर्टेन प्रोजेक्ट्स का 31 मार्च 2027 तक, which applies to projects where power purchase agreement and letter of intent were signed or issued on or before 31 December 2025। ठीक है, जो स्कीम है इसका एम है ऐड करना 34,800 मेगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी विद सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 34,422 करोड़। ठीक है, ओरिजिनली टारगेट जो था वो कंप्लीट होना था मार्च 2026 में, बट अभी यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए इसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसेंटली साइन अ कैपिटल एक्विजिशन कॉन्ट्रैक्ट वर्थ हाउ मच विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ माउंटेन रेडार सिस्टम। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है BEL के साथ। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट है 1950 करोड़ का फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ माउंटेन रेडार सिस्टम। ठीक है, अब इसको डिजाइन किसने किया है? DRDO की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडार डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा इसको डिजाइन किया गया है, एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DGCA द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन signed a MOU with which institution under the Ministry of Railways to enhance the skill development in the aviation sector? So DGCA का agreement साइन हुआ है आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ। ठीक है, एनहांस करने के लिए स्किल डेवलपमेंट इन द एविएशन सेक्टर। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो यहाँ पे फैज अहमद किडवाई जो डायरेक्टर हैं DGCA के, एंड प्रोफेसर मनोज चौधरी जो वाइस चांसलर हैं आपके GSV के, इनके बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है MOU का? इस अग्रीमेंट का MOU का मेन ऑब्जेक्टिव है एनहांस करना स्किल डेवलपमेंट एविएशन इंजीनियरिंग एंड एविएशन मैनेजमेंट में, बिल्ड करना स्किल मैन पावर फॉर एविएशन एंड MRO सेक्टर्स, स्ट्रेंथन करना इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड ब्रिज दी स्किल गैप्स। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है ये 3 साल का है आपका। इट इज अ 3-ईयर बैचलर ऑफ साइंस इन एविएशन मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो लॉन्च की आपका होगा बेसिकली अगस्त 2026 में। ठीक है, देन इसमें आपका इंटीग्रेट किया गया है, करिकुलम में इंटीग्रेट किया गया है एकेडमिक नॉलेज, DGCA स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, एंड इट इज अलाइंड and this training is aligned with the Civil Aviation Requirement 66 and 147 framework while advancing research in sustainable aviation fuels, aircraft maintenance
parts manufacturing and capacity building of DGCA officials. ठीक है, it will support the Atmanirbhar Bharat and Viksit Bharat goals amid rapid expansion with 240 MRO units, approximately 1,700 aircrafts order, project fleet of 3,000 by 2036 and demand for 1,000 to 12,000 pilots. ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy07@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।